नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर का बहुप्रतीक्षित निर्णय आ गया है और जो याचिकाएं दाखिल की गई थी एकनाथ शिंदे समेत 16 एमएलए को लेकर के उद्धव ठाकरे कैंप की ओर से उनकी सदस्यता को रद्द करने के लिए, यानी योग्यता के अपात्र घोषित करने के लिए उस पर फैसला आया है। उन्होंने किसी को अपात्र तो घोषित नहीं किया, बल्कि वो सब याचिकाएं खारिज कर दी जो इनको अयोग्य घोषित करने के लिए दाखिल की गई थी। कुल मिलाकर के तो 30 से अधिक याचिकाएं थी जिनको उन्होंने 6 वर्गों में विभाजित करके उन पर अपने फैसले सुनाए हैं और चुनाव आयोग की जो प्ली थी उसी को बेस बनाया है। इसके अलावा 1999 में शिवसेना का जो संविधान था उसको भी बेस बनाया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि स्ट्रेंथ किसके पास थी हमने ये देखा है और स्ट्रेंथ एकनाथ शिंदे के पास थी, इसलिए असली शिवसेना चुनाव आयोग की तरह स्पीकर ने भी एकनाथ शिंदे की शिवसेना को ही मान लिया है। सीधे जुड़ते हैं महाराष्ट्र से अश्विन अघोर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट जो महाराष्ट्र की पल पल की गतिविधियों पर नजर रखते हैं। अश्विन जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर, धन्यवाद। अश्विन जी, ये बताइए, बहुत सारे लोग, ठीक है, वहां पर कुछ जश्न मना रहे थे, लड्डू खाते खिलाते हुए हमने टीवी स्क्रीन पर देखा, कुछ सामना में अपने अलग तरीके से आंसू बहा रहे हैं, जो कल टेढ़ी गर्दन करके पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। एक दिन पहले ही जो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे, फैसला आने के एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे पेशबंदी करने के लिए, और स्पीकर और चीफ मिनिस्टर की मुलाकात पर भी प्रश्न खड़े कर दिए, उसको भी संदेह के दायरे में लेने की कोशिश की और आने वाले फैसले को पहले से ही इन्होंने संदिग्ध करार दे दिया था। अब जिस तरह का वहां माहौल है उसमें आपको क्या लगता है? ये कह रहे हैं कि हम फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा इसमें और कब तक करेगा? अगर फिर से कोई संवैधानिक पीठ बैठाई गई 10वीं अनुसूची के सापेक्ष, तो उसकी सुनवाई में कितना समय लगेगा? और तब तक तो अक्टूबर में अगली विधानसभा के चुनाव हो चुके होंगे। सर, ऐसा है कि ये जो फैसला आया है, कल विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर जी ने जो फैसला सुनाया है, उससे ये बात तो तय थी कि कोई खुशी मनाएगा, कोई मातम मनाएगा, और कौन खुशी मनाएगा और कौन मातम मनाएगा ये बात भी सब लोग जानते थे। क्योंकि देखिए, शिवसेना जो उद्धव ठाकरे का गुट है, उन्होंने आज तक इलेक्शन कमीशन का कोई रूल फॉलो नहीं किया, कोई कानून फॉलो नहीं किया, मनमानी तरीके से पार्टी चलाते रहे, मन में आया वो चेंज कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन में, वो इलेक्शन कमीशन को भेजा नहीं, इलेक्शन कमीशन का अप्रूवल उस पर लिया नहीं। तो ये सब करके अगर आप ये कहोगे कि नहीं नहीं ये मेरी पार्टी है, ये मेरे पिताजी ने खड़ी की थी, मेरे पिताजी ने स्थापित की थी, तो ये मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ऐसा नहीं होता ना। पॉलिटिकल पार्टी भले ही आपने स्थापन किया हो, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हो सकती आपकी। वो कोई दुकान नहीं है आपकी कि ये सब सारे फैसले आप करेंगे कि कलर कौन सा होगा दीवारों का, काम कौन करेगा मेरे यहाँ, माल कौन सा बिकेगा और क्या रेट में बिकेगा, डिजाइन मेरी दुकान का कैसा होगा। ये सब पॉलिटिकल पार्टी पे लागू नहीं है। अगर आपकी कोई दुकान है उसमें आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप ये नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है कि ये पूरा जो क्रोनोलॉजी है वो अगर आप देखेंगे तो ये शुरू से उद्धव ठाकरे गुट ने मान लिया था कि फैसला अपने खिलाफ जाने वाला है। तभी तो धीरे 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 वो भूमिका बना रहे थे कि अब आज ये हुआ, कल ये होगा, आज इसने ये कहा,
इसका मतलब ये है कि इन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि हमारे खिलाफ फैसला देना है। मतलब और कल उद्धव ठाकरे जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली उसमें भी उन्होंने यही सब कहा, हमने तो पहले ही बोल दिया था ये हमारे खिलाफ जाने वाला है। मतलब आपको मालूम था, आपके पास पर्याप्त सबूत नहीं है, आप अपनी बात अपनी केस कोर्ट में प्लीड नहीं कर सकते, आपके सारे के सारे एविडेंस को वो हियरिंग में एकनाथ शिंदे के वकील ने पूरे तितर बितर कर दिए, तार तार कर दिए, आप उसको साबित नहीं कर सके। आपके जो विप थे वो सही से जवाब नहीं दे पाए सवालों का, आप ये साबित नहीं कर पाए कि आपने जो व्हिप इशू किया था वो वैलिड था, आप ये साबित नहीं कर पाए कि जो मीटिंग आपने बुलाई थी वो वैलिड थी। तो सीधी सी बात यह है कि पार्टी की मीटिंग थी, वो कोई हाउस का बिजनेस नहीं था। मतलब हाउस में कुछ होने वाला है, कोई बड़ा ही इंपॉर्टेंट विधेयक आने वाला है या बिल आने वाला है, उसके लिए व्हिप इशू किया है, सारे के सारे एमएलए आ जाओ और ये इनके लिए वोट करो, फेवर में वोट करो या अगेंस्ट वोट करो, ऐसा तो था नहीं। पार्टी की प्राइवेट मीटिंग थी, उसके लिए व्हिप इशू करना और उसके लिए विधानसभा के अध्यक्ष कैसे क्या जिम्मेदार है, वो उनको कैसे डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस इशू कर सकते हैं, ये बेसिक मुद्दा है। उस पर इनके पास कोई जवाब नहीं था। और जब आप विधानसभा अध्यक्ष के सामने अपनी केस सही ढंग से प्लीड नहीं कर पाए, सबूत नहीं दे पाए और आप आज हार गए केस, तो उसका ठिकरा आप एकनाथ शिंदे जी और राहुल नार्वेकर जी पे कैसे फोड़ सकते हैं? वो आपको जिताने की जिम्मेदारी उनकी है क्या? राहुल नार्वेकर तो जज थे, एकनाथ शिंदे आपके विरोधी पार्टी वाले थे, मतलब आपने उनके खिलाफ पिटीशन की थी। आपको अगर जीतना था तो आप ही को कोशिश करनी थी, आप ही को सबूत जुटाने थे और ऐसे सबूत जुटाने थे जो कोर्ट में टिकते, कोर्ट में खड़े रहते। मतलब आप कुछ करेंगे नहीं और ये सोचेंगे कि भाई ये पार्टी मेरे पिताजी ने स्थापन की है, मेरा हेरिडिटरी मुझे मिली है पुश्तैनी अधिकार, राजा का बेटा राजा बनता है, मैं राजा का बेटा, मैं राजा बन गया, कल मेरा बेटा राजा बनेगा और बाकी सब जो है वो मेरी प्रजा है, मेरे आदेश मानेंगे, मेरे हुक्म मानेंगे। ऐसा नहीं होता पॉलिटिकल पार्टी में। तो ये सब जो था ये उद्धव ठाकरे भी जानते थे, संजय राउत भी जानते थे कि इसका आउटकम क्या होने वाला है। तभी तो पिछले कुछ दिनों से ये सब चल रहा था कि चीफ मिनिस्टर से मिलने चले गए राहुल नार्वेकर, ये ऐसे कैसे जा सकते हैं? क्यों नहीं जा सकते? राहुल नार्वेकर एमएलए है, भले ही विधानसभा अध्यक्ष है लेकिन एमएलए है उन्हें दोबारा चुनाव भी लड़ने हैं, उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी में डेवलपमेंट करना है। वो अगर उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में डेवलपमेंट के काम नहीं हो रहे तो किसको मिलेंगे? चीफ मिनिस्टर को ही मिलेंगे ना। अब एज एन एमएलए वो किसी को भी मिल सकते हैं गवर्नमेंट में। और अगर एकनाथ शिंदे जी से राहुल नार्वेकर के मिलने पे आपको ऑब्जेक्शन है तो जब एनसीपी के एमएलए जाके उनसे मिलते हैं या ये एनसीपी के एमएलए को मिलते हैं, वो कैसे चलता है? वहां पे आप ऑब्जेक्शन नहीं लेते, बस इसीलिए क्योंकि आपका केस उनके सामने है, वो क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी है, वो सुनवाई कर रहे हैं। लेकिन ये फैक्ट आप कैसे नकारोगे कि वो एमएलए भी है? एमएलए है तभी तो विधानसभा के अध्यक्ष है और अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में सोचने का अधिकार सबको है। और उसके लिए यदि कल को मान लीजिए शिवसेना की किसी और मंत्री से मिलते, फॉर एग्जांपल एजुकेशन मिनिस्टर से मिलते और उनसे कहते कि भाई मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में आप 10 स्कूल चालू करो, तो वो भी तो शिवसेना के हैं, तब क्या होता? तो ये सब जो है राहुल नार्वेकर एकनाथ शिंदे जी से मिले, ये सब इसमें कोई वो नहीं है। अब यही बात लेके सब लोग खींच रहे हैं, लेकिन सबको अंदर कहीं ना कहीं ये मालूम है कि भाई ये केस हम हारने ही वाले थे। और कल उद्धव ठाकरे जी ने एक ऐसी बात कह डाली जो कोई भी पॉलिटिशियन से एक्सपेक्टेड नहीं है, जबकि खास करके वो जो चीफ मिनिस्टर रह चुका है। उन्होंने क्या कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाके राहुल नार्वेकर जी के खिलाफ कंटेम्प्ट फाइल करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष है, जो भी हुआ विधानसभा के अंदर हुआ, अरे उसका पुलिस कंप्लेंट नहीं हो सकता, कंटेम्प्ट कहां से होगा?
वो विधानसभा के अध्यक्ष का जुरिस्डिक्शन है, वहां पे पुलिस भी नहीं जा सकती जब तक बुलाया नहीं जाता उस पे। मतलब आपको एक मैं किस्सा बस आपको भी पता होगा, ऐसे कई सारे किस्से। यहाँ जी पे जी एनसीपी के एक एमएलसी है, प्रकाश गजभी है। उन्होंने विधान परिषद के अध्यक्ष को, उपसभापति को शिवाजी महाराज के अटायर में मुजरा किया। मतलब जो शिवाजी महाराज को जिस तरह से लोग बाव करते थे वैसा, उस पे ऑब्जेक्शन हुआ। लेकिन उसकी कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में नहीं हुई, उसकी कंप्लेंट अध्यक्ष के पास हुई, क्योंकि उन्होंने जो किया वो विधानसभा के प्रीमाइसेस में किया था। तो उनपे कंटेम्प्ट कैसे हो सकता है? और अगर आपको इतनी भी बात नहीं मालूम, आप गुस्से में कुछ भी बोले जा रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि इतनी उम्र होने के बाद भी, 60 साल की उम्र में भी आप एक मैच्योर पॉलिटिशियन नहीं है। कायदे से होना ये चाहिए था कि आज उद्धव ठाकरे, मतलब पहले ही जिस दिन ये सब हुआ, एकनाथ शिंदे अपना गुट लेके निकले, उसी दिन से इस मामले का एंड क्या होने वाला है ये तय था। मैंने अपने कई सारे वीडियोस में ये बोला भी था और वैसे ही हो रहा है। उसी दिन से उद्धव ठाकरे को चाहिए था कि वो अपनी पार्टी दोबारा खड़ी करने के पीछे लग जाए, नया कोई पार्टी सिंबल ढूंढे, या ये आपके शो पे भी मैंने ये बात कई बार कही है, वो सब छोड़ के आज वो ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं कि 3 महीने बाद लोकसभा चुनाव है, उसके बाद विधानसभा चुनाव है। आज इनके पास पार्टी नहीं है, आज इनके पास पार्टी का नाम नहीं है। आज तो अब तो ऑफिशियली शिवसेना भी इनके पास से चला गया। अब ये शिवसेना यूबीटी भी इस्तेमाल कर पाएंगे कि नहीं, ये मुझे डाउट है, क्योंकि शिवसेना तो इनके पास है, एकनाथ शिंदे जी के पास। तो कहीं ऐसा ना हो कि इनके पास कोई सिंबल ही ना रहे, हर एक कैंडिडेट अलग अलग सिंबल पे खड़ा रहे, किसी को टोपी मिल जाए, किसी को बैट, हॉकी, स्टंप, बॉल, कुछ भी मिल जाए। तब आप ऐसे सिचुएशन में चुनाव कैसे लड़ेंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि इनको एक अपनी पार्टी चाहिए जो इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड हो, तभी जाके ये चुनाव लड़ पाएंगे। ये सब करने की बजाय ये कुछ अपने मतलब कुछ लोगों के बहकावे में आके उनकी गलत सलाह सुन के जो कर रहे हैं, वो खुद के लिए ही गड्ढा खोद रहे हैं। यहाँ पे महाराष्ट्र में कुछ लोग हैं जिनको मीडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट बना के रखा है। वो ऐसे लोग हैं जो कॉलेज में कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाते हैं मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में क्या लिखा है वो पढ़ाते हैं, जो कभी खुद कोर्ट में एक दिन भी खड़े नहीं हुए, एक केस भी नहीं लड़े। वो आज सुप्रीम कोर्ट को ज्ञान बांट रहे हैं कि ये केस में ऐसा ऐसा वर्डिक्ट आना चाहिए। मतलब उद्धव ठाकरे ने क्या किया है पता है क्या? जो पायलट, जो ड्राइवर गाड़ी का, वो सिम्युलेटर पे जिंदगी भर जो गाड़ी चला रहा था, जिसने रास्ते पे एक्चुअली गाड़ी कभी नहीं चलाई, उसके हाथ में अपनी गाड़ी दे दी। अब वो तो ठोकेगा ही ना हर 10 जगह जाके। तो उद्धव ठाकरे के साथ यही हो रहा है। फरवरी 2023 में जब चुनाव आयोग का फैसला आया था और असली पार्टी शिंदे को उन्होंने सौंप दी थी, सिंबल भी सौंप दिया था, तब सुप्रिया सुले का एक बयान मुझे बहुत ही चौंकाने वाला लगा था। मैंने उस पर वीडियो भी बनाया था उस समय। उनका कहना था, बल्कि वो आश्चर्य व्यक्त कर रही थी ये कह करके कि बाला साहब ठाकरे तो जीते जी ही पार्टी अपने बेटे उद्धव ठाकरे को सौंप करके चले गए थे, तो इसका कोई दूसरा अध्यक्ष कैसे हो सकता है, और चुनाव आयोग का फैसला तो एकदम ही गलत है। सुप्रिया सुले यानी शरद पवार की बेटी, और वो ये नहीं कह रही थी कि ये शिवसेना किसी दूसरे को कैसे सौंपी जा सकती है। शायद वो उनके अंतर्मन में ये चल रहा था कि एनसीपी पर शरद पवार का भतीजा या कोई दूसरा दावा कैसे कर सकता है, ये तो मेरे बाप की पार्टी है, तो इसकी तो वारिस मैं ही हूं। तो ये जो वंशवादी, खानदानी और ये जो सामंती मानसिकता है, ये जो अहंकार है,
यही लेकर के डूब रहा है इनको, उद्धव ठाकरे को भी और शरद पवार की बेटी वगैरह को भी? जी बिल्कुल। क्योंकि कल शरद पवार जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी उन्होंने यही लॉजिक दिया कि शिवसेना किसने स्थापन की, सब जानते हैं, बाला साहेब ठाकरे संस्थापक है। अब उन्होंने ये निर्णय लिया कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। उद्धव ठाकरे को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया, उनके हाथ में अपनी पार्टी सौंप दी, ये उनका डिसीजन था। बाकी ये लोग कौन होते हैं उसको चैलेंज करने वाले। मतलब ये जो दुख है ना, ये दोनों का सेम है। सुप्रिया सुळे का भी दुख ये है कि आज शिवसेना जिस सिचुएशन में है, कल को एनसीपी भी आने वाली है। तब यही सवाल पूछा जाएगा, तब यही आर्ग्यूमेंट किया जाएगा कि पार्टी तो मेरे बाप की है, मेरे बाप ने खड़ी की है, तो मैं ही इसकी उत्तराधिकारी हूं, इस पे मेरा ही अधिकार है। तो उद्धव ठाकरे के साथ थोड़ा सिंपथाइज करके सुप्रिया सुळे भी खुद के लिए कुछ ऐसा एक भूमिका बना रही है कि कल को अगर कुछ हो गया, मतलब ये तो होने वाला है, लेकिन जिस तरीके से उद्धव ठाकरे के केस में हुआ, मुझे नहीं लगता ये आर्ग्यूमेंट उस दिन चलेगा या इलेक्शन कमीशन के सामने चलेगा या विधानसभा अध्यक्ष के सामने चलेगा। ये एक्चुअली क्या है, ये दोनों का दुख जो है ना वो सेम है, इसलिए वो सब एक ही लॉजिक दे रहे हैं। और इसमें मतलब ये दुकान नहीं है ना, ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये आपका घर नहीं है। मैंने घर बनाया और मैंने मेरे बेटे को दिया, वो मेरा घर किसको देना है ये मेरा अधिकार है। मैं चाहूं तो मेरे बेटे को दूं, मैं चाहूं तो किसी को दान कर दूं। लेकिन पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। आप उसको ये कह के बेटे को नहीं दे सकते कि मैंने इसको स्थापन किया है, ये मेरा बेटा है, यही मेरा उत्तराधिकारी है, यही इसी को मिलेगी। हाँ, अगर आपके पार्टी के सारे लोग बैठ के ये उसको सपोर्ट करे, एक यूनानिमस या मेजोरिटेरियन डिसीजन हो कि आपका बेटा ही आपके बाद अध्यक्ष बनेगा, बात अलग है। लेकिन वो नहीं हुआ ना। बाला साहेब ठाकरे का हमेशा ये था कि डिसीजन वो लेते थे, लेकिन दिखाते ये थे कि लोगों ने बोला, मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बोला, इसलिए मैं ये डिसीजन ले रहा हूं। उस वक्त भी ऐसे ही किया था उद्धव ठाकरे जी को जब कार्याध्यक्ष बनाया, तभी भी ऐसे ही किया था। उस वक्त क्या हुआ था, राज ठाकरे ने एक इंटरव्यू में पूरा डिटेल में बताया है। तो ये सब जो बातें हैं, और ऐसी मतलब ये जो डायनास्टिक या फैमिली ओन्ड पार्टीज होती है, उनकी ये जो सामंतवादी भूमिका है कि नहीं, मैं प्रिविलेज्ड हूं, मैं ही सबका मालिक हूं, बाकी सब लोग मेरे गुलाम हैं। इसी मानसिकता की वजह से, इसी मेंटालिटी की वजह से आज तक उद्धव ठाकरे ग्रो नहीं कर पाए, शरद पवार भी ग्रो नहीं कर पाए और सुप्रिया सुळे भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। अब यहां से आगे क्या? अभी 31 जनवरी को राहुल नार्वेकर एनसीपी पर भी अपना फैसला सुनाने वाले हैं। आपकी दृष्टि में जो राहुल नार्वेकर ने कल 1 घंटे से ज्यादा का समय लिया और सारी कानूनी व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी, उन्होंने 1989, 1999 के शिवसेना के संविधान की भी चर्चा की, 2018 में जो इन्होंने मनमाने फैसले कर लिए थे और जिसकी जानकारी चुनाव आयोग को देना मुनासिब नहीं समझा उसकी भी, और जब शिवसेना में विभाजन हुआ तब किसके पास कितने लोग थे उसके आधार पर भी उन्होंने फैसला किया, उन्होंने ये जानकारी दी। तो यही सारी चीजें तो एनसीपी पर भी लागू करेंगे वो। और अगर एनसीपी में भी यही सिचुएशन पैदा हो गई तब 2024 का लोकसभा चुनाव बिल्कुल सिर पर है। 2 महीने बाद तो अधिसूचना जारी होने वाली है। ऐसे में क्या सिचुएशन होगी महाराष्ट्र में? नहीं, देखिए, एनसीपी का जो मैटर है उसमें भी इसी तरह का फैसला आएगा, क्योंकि दोनों मैटर आइडेंटिकल है। जिन क्राइटेरिया पे, जो पॉइंट्स कंसीडर करके इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला दिया था, वही पॉइंट्स कंसीडर करके राहुल नार्वेकर जी ने भी अपना फैसला दिया है। मतलब
मेजॉरिटी एमएलए, मेजॉरिटी पार्टी वर्कर्स, लीडर्स किसके साथ है, कौन किसके पास ज्यादा लोग पार्टी है, मतलब जो एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर होते हैं वो मेजॉरिटी किसके पास है, हम एमएलए किसके पास है, एमपीज किसके पास है ज्यादा, ये सब होता है। तो ये सब देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि एनसीपी के मामले में भी यही आइडियली यही निर्णय आना चाहिए और यही आएगा। और इसके बाद लोकसभा में एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना, अभी तक तो उन्होंने दूसरा नाम कुछ लिया नहीं है, शिवसेना यूबीटी, इनकी सिचुएशन बहुत ट्रिकी होने वाली है, क्योंकि इनके पास ना पार्टी का नाम रहेगा, ना सिंबल रहेगा, ना कुछ रहेगा। और सबसे बड़ी, मैं बताऊं आपको, इनका सबसे बड़ा दुख क्या है, कल संजय राउत जो मीडिया वालों पे बरस रहे थे और बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे गर्दन टेढ़ी करके, भवे उड़ा के, तो उसकी वजह यह है कि परसों तक इंडी अलायंस में, महाविकास आघाड़ी में ये लोग लोकसभा की 23 सीटें मांग रहे थे। आज किस मुंह से जाके 23 सीटें मांगेंगे? कांग्रेस तो बोलेगी अरे यार आपके पास तो पार्टी नहीं है, सिंबल नहीं है, कहां से 23 सीटें मांग रहे हो, लेना है तो 2-4 लो और निकलो। यही सिचुएशन शरद पवार जी की भी हो सकती है। कल को अगर जो फैसला अजित पवार के फेवर में गया तो इंडिया अलायंस और महाविकास आघाड़ी में शिवसेना और राष्ट्रवादी एनसीपी का जो भी महत्व है, वो लोग बता दे कि हमको बहुत इंपॉर्टेंस है वगैरह, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और महाविकास आघाड़ी की पूरा कंट्रोल कांग्रेस के पास चला जाएगा। फिर कांग्रेस जो देगी वो लेके इनको चुप बैठना पड़ेगा। फिर लोकसभा चुनाव जीते ना जीते, विधानसभा चुनाव में कितने विधायक चुन के आते हैं, कितने सांसद चुन के आते हैं, वो बात की बात है। पहली बात तो ये है कि ये आज जो आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं कांग्रेस का, वो आज से बंद हो जाएगा। पर अश्विन जी, विधानसभा की बात करें तो कांग्रेस चौथे नंबर की पार्टी है, 44 सीटें मिली थी। 54 पार्टी लेकर के तीसरे नंबर की पार्टी एनसीपी थी, दूसरे नंबर की पार्टी उद्धव ठाकरे की थी। तो दूसरे और तीसरे नंबर की पार्टी को तोड़ दिया भारतीय जनता पार्टी ने, और क्यों तोड़ा है ये भी आप सब जानते हैं। अक्टूबर 2019 में अगर शरद पवार पुल का काम ना करते, यानी षड्यंत्रकारी की भूमिका ना निभाते और उद्धव ठाकरे को चीफ मिनिस्टर का झांसा देकर के ये गठबंधन तोड़ करके देवेंद्र फडणवीस को निरंतरता में दूसरी बार चीफ मिनिस्टर बनने से ना रोकते, तो शायद ना एनसीपी को तोड़ने की जरूरत पड़ती भारतीय जनता पार्टी को, ना शिवसेना को, और इन दोनों को सबक सिखाने की भी जरूरत उनको महसूस नहीं होती। अब तो हालत ये है कि दोनों करहा रहे हैं, दोनों की पार्टियां टूट चुकी हैं, दोनों के जो ग्राउंड पर काम करने वाले थे एकनाथ शिंदे और अजित पवार, वो अब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का बदलापुर पूरा हो गया, या 2024 के लोकसभा चुनाव में इनको और रगड़ना है, अभी भारतीय जनता पार्टी को इनको और सबक सिखाना है? मुझे लगता है कि ये अभी पूरा नहीं हुआ है। लोकसभा चुनाव तक इनको बहुत कुछ भुगतना है। जो मेरी जानकारी है, जो मेरे सोर्सेस ने मुझे बताया है, उसके मुताबिक तो ये है कि अमित शाह ने तय कर लिया है कि 2024 के चुनाव में ना उद्धव ठाकरे दिखेंगे, ना शरद पवार दिखेंगे। ना दिखेंगे मतलब उनका पॉलिटिकल करियर या पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस पूरी तरह से खत्म हो गया होगा। तो आज देखिए, उद्धव ठाकरे की पार्टी उनके हाथ से चली गई है, शरद पवार भी उसी दिशा में जा रहे हैं। आज महाराष्ट्र में पॉलिटिकली उद्धव ठाकरे वापस जीरो पे आ गए हैं। वो कभी हाइट पे थे नहीं, वो जहां भी थे वहां से जीरो पे आ गए हैं।
शरद पवार जी की पार्टी टूट गई है। शरद पवार की उम्र ये इतनी है कि वो कुछ कर नहीं सकते। पूरा घूम के पूरा स्टेट का टूर करके वापस पार्टी खड़ी नहीं कर सकते। सुप्रिया सुळे वो अकेले के दम पे खुद के दम पे कर नहीं सकती। तो एनसीपी शरद पवार का जो गुट है वो भी धीरे धीरे डिसिमिनेट हो जाएगा। शिवसेना तो ऑलरेडी हो चुकी है, मतलब उद्धव ठाकरे के पास जो भी थे। अब इसके बाद उद्धव ठाकरे के पास जो भी लोग बचे हैं वो एक एक करके छोड़ना शुरू कर देंगे। ये प्रोसेस चालू हो चुकी है लेकिन उसका स्पीड उतना ज्यादा नहीं है। जो अभी आने वाले कुछ दिनों में वो बहुत रैपिडली इधर से उधर जाने वाले लोग हम देखेंगे। सबसे इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि उद्धव ठाकरे, मैं ये नहीं कहूंगा कि अमित शाह उनको बर्बाद कर रहे हैं या भाजपा उनको बर्बाद कर रही है। वो खुद अपनी कब्र खोद रहे हैं। क्योंकि देखिए, पार्टी ऐसे नहीं चलती कि आप घर में बैठे रहो, घर से बाहर ना निकलो और लोगों के भरोसे पे छोड़ दो सब कुछ। ऐसे पार्टी नहीं चलती। पॉलिटिकल लीडर हैज टू बी अवेयर 24 आवर्स। अगर आपके पार्टी में से कुछ सांसद आज भी आपके पास है, कुछ विधायक आज भी आपके पास है, इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों का समर्थन आपको है इसलिए वो आपके पास है। आपको ये देखना है कि आपके कितने कॉर्पोरेटर आपके साथ है, कितने कार्यकर्ता आपके साथ है। जिस दिन कॉर्पोरेटर पार्टी छोड़ना शुरू कर देते हैं उस दिन ये बात तय हो जाती है कि जिसमें लोगों का समर्थन खत्म हो रहा है। और शिवसेना यूबीटी में ये हो चुका है। वर्ली जो उद्धव आदित्य ठाकरे की कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां से कॉर्पोरेटर्स, कार्यकर्ता लोग शिंदे गुट में जाना शुरू कर दिया है। अब ये आने वाले दिनों में होगा। आने वाले दिनों में दोनों को, शरद पवार और उद्धव ठाकरे दोनों को काफी मेहनत करनी पड़ेगी दोबारा अपनी पार्टी खड़ी करने के लिए। और 3-4 महीने में होने वाला काम ये नहीं है, इसके लिए सालों लगते हैं। तो लोकसभा तक इनके पीछे ये सब काम लगा दिए हैं और ये इंश्योर होगा कि लोकसभा चुनाव के बाद तक ये दोनों पार्टियां पूरी तरह से पॉलिटिकल कैनवास पे से गायब हो जाएंगी। तब तक ये रुकेगा नहीं, ऐसा मुझे लगता है। अश्विन जी, आखिर में एक सवाल, बहुत जरूरी सवाल। चलिए, अक्टूबर 2019 में आपने जो करना था कर लिया। एमवीए बना करके आपने मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली। आपके पास एक मौका था महाराष्ट्र में, जहां जहां शिवसेना कभी बड़ी पार्टी के रूप में खड़ी नहीं हो सकी, आप जाकर के वहां पार्टी को मजबूत करते। आप कुछ ऐसी स्कीम लेकर के आते कि जो जनता को लुभाती और आप अपना जनाधार बढ़ा सकते थे, अपनी लोकप्रियता बढ़ा सकते थे। उल्टा हुआ, ये पूरी तरीके से निष्क्रिय हो गए। संयोग कह लीजिए, दुर्योग कह लीजिए, उसी समय कोविड भी पांव फैला रहा था। एक वो समस्या भी थी कि ये इनको घर में कैद रहने का एक बहाना मिल गया। कुछ स्वास्थ्य कारण भी थे इनके, लेकिन इनकी जो एरोगेंस थी एज चीफ मिनिस्टर, अपने मंत्रियों से भी नहीं मिलेंगे, अपने विधायकों से भी नहीं मिलेंगे, अपने कार्यकर्ताओं से भी नहीं मिलेंगे, अपने को राजा मानने लगेंगे और अपने बड़े से बड़े नेताओं का भी अपमान करेंगे, उनको अलग थलग करेंगे। एकनाथ शिंदे ने ही अपने इंटरव्यू में कहा था कि मेरे बारे में सेंटर ने कहा था कि इनकी सुरक्षा को खतरा है, तो मुझे चीफ मिनिस्टर ने जो सिक्योरिटी थी वो नहीं देने दी सेंट्रल गवर्नमेंट को। इस तरह की एरोगेंस, और इसी तरह से इन्होंने लूटपाट शुरू कर दी सत्ता में आने के बाद। सचिन वाजे प्रकरण जो है वो बताता है कि किस तरह का वातावरण था उस समय वहां पर। तो गवर्नमेंट मिलने के बाद, पावर मिलने के बाद आप उसको पचा नहीं पाए और आपने वो सारी खराबियां अपने ऊपर ओढ़ ली जो आम तौर पर जनता पसंद नहीं करती है। जी बिल्कुल। देखिए, कोविड आया, कोविड की वजह से लॉकडाउन लग गया, इसमें उद्धव ठाकरे की गलती नहीं है।
ये बात माननी पड़ेगी। लेकिन फिर भी अब कोविड था, लॉकडाउन लगा हुआ था, फिर भी देवेंद्र फडणवीस जो लीडर ऑफ अपोजिशन थे, वो पूरे स्टेट में घूम रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, उनको 2-2 बार कोविड हुआ। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सारे जिलों में जा रहे थे। हाँ, और ये घर में बैठ के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे, फेसबुक लाइव कर रहे थे, और फेसबुक लाइव भी कितना बचकाना। उसके बाद महाराष्ट्र के पालघर में एक घटना हुई, साधुओं की हत्या हुई। उस वक्त इन्होंने ये कहा कि आप इसको पॉलिटिसाइज मत कीजिए, मिस्टेकन आइडेंटिटी का मामला है वगैरह वगैरह। इन्होंने वहां सत्ता में आने के बाद, महाविकास आघाड़ी बनाने के बाद जो पॉलिटिकल यूटर्न लिया, इनका नाम भी यूटी है तो यूटर्न ले लिया उन्होंने, तो उसके वजह से इनका पूरा पॉलिटिकल जो लाइन थी वो चेंज हो गई, और उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ा। मतलब आपकी आलोचना की, इसलिए आपने अर्नब गोस्वामी को जेल में डाल दिया और इस तरह से अरेस्ट किया जैसे कोई आतंकवादी है। AK-47 लेके 50-55 पुलिस वाले वहां पहुंच गए। अच्छा, वहां पे भी कौन था? सचिन वाजे, जिसका ज्यूरिसडिक्शन नहीं था। अर्नब गोस्वामी जहां रहता है वो सचिन वाजे का ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। कंप्लेंट रायगढ़ पुलिस पे थी। काम उसको अगर अरेस्ट करना है, कुछ करना है, तो ये काम रायगढ़ पुलिस का था, ना कि मुंबई पुलिस का। फिर भी वहां सचिन वाजे था। अच्छा, अर्नब गोस्वामी पे ऑफेंस रजिस्टर किया, उनको जेल में डाल दिया। उनके चैनल में काम करने वाले जो एडिटर्स है, उन रिपोर्टर्स है, उन पे आप गुना दाखिल कर रहे थे। उनके दो रिपब्लिक का एक रिपोर्टर और कैमरामैन करजत के फार्म हाउस तक पहुंच गया, उसको उठा के जेल में डाल दिया। उस करजत के फार्म हाउस में ऐसा क्या है छुपाने लायक जो आप नहीं चाहते कि मीडिया दिखाए, और कोई वहां पहुंचता है तो आपने उसको उठा के जेल में डाल दिया। ये तो उद्धव ठाकरे ने किया। उन पर अश्विन जी, आप अपनी बात पूरी करिए जी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आपकी आलोचना की, इसलिए आपने अपने लोग भेज के एक वेटरन नेवल ऑफिसर को मारा। मतलब आंख फोड़ने तक उनकी बात चली गई। उनकी आंख फूटी नहीं, बात अलग है, फॉर्चुनेट था उनके लिए। लेकिन वो जो फोटोज मीडिया पे आए, तो सत्ता का जो क्या कहते हैं उसको, गर्मी थी, उसके वजह से इन्होंने ये सब किया। और इनको देखिए सर, एक सीधी सी बात है कि आपकी कैपेसिटी ना हो, आपकी कैपेबिलिटी ना हो, और आपको बहुत कुछ मिल जाए, तो यही होता है। और आज तो उद्धव ठाकरे के साथ भी यही हुआ। आज तो नौबत ये आ गई है कि बाला साहब ठाकरे की जो नीतियां थी, जो उनके विचार थे, जो उनके सिद्धांत थे, उनको ताक पर रख चुके हैं। ये आज एनसीपी और कांग्रेस की गोद में बैठे हुए हैं। आज जब जी, जम्मू कश्मीर से 370 हटाया गया, 35 से हटाया गया, वहां पर विकास की नई बयार चल रही है। भगवान राम का भव्य मंदिर बन करके तैयार है। 22 को प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है। अगर आज बाला साहब ठाकरे होते तो शायद नरेंद्र मोदी की पीठ थपथपा रहे होते, और ये ठीक उल्टा काम कर रहे हैं। यानी जी, जो बिल्कुल। बाला साहब की विचारधारा थी उसके उलट ये आचरण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसका कितना बड़ा खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा राजनीतिक तो। ये तो भुगत रहे हैं। अब आज इनके पास पार्टी नहीं बची, इनका पॉलिटिक्स खत्म होने की कगार पे आके खड़ा हो गया है, और बचा क्या है भुगतने के लिए? कुछ दिनों में इनका फेट अकम्पली ये होगा कि धीरे 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 वो अपने कर्मों से ही राजनीति से बाहर हो जाएंगे, या तो फिर कांग्रेस के रहमो करम पे रहने के अलावा इनके पास कोई चारा नहीं बचेगा। मतलब आयरनी देखिए, जो बाला साहेब ठाकरे किसी जमाने में कहते थे कि मैं अपने पार्टी की कांग्रेस नहीं होने दूंगा, अगर मुझे ऐसा लगा कि कांग्रेस हो रही है तो मैं आई विल शट माई शॉप। उन्हीं का बेटा आज उसी पार्टी को कांग्रेस के साथ मतलब कांग्रेस की गोद में जाके बिठा दिया है।
इससे बड़ी आयरनी क्या हो सकती है? और ये धीरे-धीरे मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा दिनों तक ये पॉलिटिक्स में टिक पाएँगे। बहुत-बहुत धन्यवाद अश्विन जी, ओशियन नेटवर्क के लिए समय निकालने के लिए और एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर रोशनी डालने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।